अब विकिपीडिया की एक एंट्री के अनुसार इंसानों द्वारा सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फूड ग्रेन है चावल। चावल यानी राइस या धान। चावल हमारे दुनिया की आधे से भी ज्यादा आबादी के खाने पीने की जरूरतों को पूरा करता है। दूसरे शब्दों में लगभग 400 करोड़ से ज्यादा लोग प्रतिदिन चावल का सेवन किसी न किसी रूप में करते हैं और इसीलिए इसे बहुत बड़े पैमाने पर उगाया भी जाता है। यदि गन्ने और मक्का के बाद कोई तीसरी सबसे बड़ी फसल है तो वो है चावल। अगर कैलोरीज की बात करें तो पूरी दुनिया में सब इंसान प्रतिदिन जितनी कैलोरीज का इंटेक करते हैं उसकी लगभग 20 से 25% कैलोरीज सिर्फ चावल से ही आती हैं और इसीलिए चावल का इतिहास एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के इतिहास से बहुत करीबी तरीके से जुड़ा हुआ है। हमारे अपने देश में हजारों सालों से चावल उगाया जाता रहा है और देश के हर कोने में उगाया और खाया जाता है और इसीलिए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में चावल को पकाने के हजारों तरीके ईजाद किए गए हैं। चावल को नाश्ते से लेकर लंच और डिनर के बाद डेजर्ट्स के रूप में हर तरीके से खाया जाता है। इसके स्नैक्स बनाए जाते हैं, इसका दूध बनाया जाता है, इसकी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और इसे हर तरह के इंग्रेडिएंट से मिलाकर अलग अलग तरह की डिशेज रेसिपीज भी बनाई जाती हैं। इसी तरह की एक रेसिपी है टेमरिंड राइस। टेमरिंड राइस यानी इमली का चावल। अब क्योंकि महाराष्ट्र में इमली को चिंच या आंबड़ी कहा जाता है इसलिए वहां इसका नाम है आंबड़ी राइस। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में कोकम ज्यादा होता है और इसलिए वहां पर इस रेसिपी का एक लोकल वर्जन दिखाई देता है जिसका नाम है कोकम राइस। लेकिन टेमरिंड राइस की पॉपुलैरिटी महाराष्ट्र यहाँ कोंकण से कहीं ज्यादा फैली हुई है। साउथ इंडिया में वो चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु या कर्नाटक हो, इन सब स्टेट्स में टेमरिंड राइस एक बहुत ही पॉपुलर डिश है और वो सिर्फ उनके किचन का ही हिस्सा नहीं है बल्कि उनके एक सोशल और रिलीजियस ट्रेडिशन का भी बड़ा हिस्सा है। अब दक्षिण भारत की भाषाओं में पुली शब्द का मतलब होता है खट्टा या टेंगी या सावर और इसीलिए इसे पुलिहोरा या पुलियोगरे या पुलियोधरई या पुलिंचोरू जैसे नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में पुलियोगरे, तमिलनाडु में पुलियोधरई एंड सो ऑन। और क्योंकि इस रेसिपी का नाम ही है टेमरिंड राइस तो नेचुरली इसमें चावल के बाद जो दूसरा बड़ा इंग्रेडिएंट होता है वो इमली ही होता है। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी दाल भी होती है, चना दाल, उड़द दाल और कुछ पीनट्स या सिंगदाना या मूंगफली भी मिलाई जाती है। लेकिन इस रेसिपी का जो कैरेक्टर आता है वो आता है पुलिहोरा गोजू या पुलिहोरा पोड़ी से। पुलिहोरा पोड़ी की भी कई रेसिपीज हैं लेकिन अधिकतर रेसिपीज में कुछ मसालों को स्टर फ्राई किया जाता है। कोरिएंडर सीड्स, तिल, मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, रेड चिली पॉड्स या साबुत लाल मिर्च और इस तरह के मसालों को स्टर फ्राई करने के बाद कुछ रेसिपीज में गुड़ के साथ इन्हें मिलाया जाता है और अक्सर इसको पीस लिया जाता है और अक्सर पुलिहोरा पोड़ी बड़ी मात्रा में बनाई जाती है और अधिकतर लोग इसे बनाकर कांच के एक जार में स्टोर कर देते हैं और उसकी वजह से पुलिहोरा बाद में बनाना आसान हो जाता है। ये पुलिहोरा पोड़ी साउथ इंडियन स्टेट्स में लगभग हर घर के हर किचन में तैयार मिलता है। वो लोग इसे बनाकर रख देते हैं कांच के जार में और इसे कई महीनों तक सेफली स्टोर किया जा सकता है रूम टेम्परेचर पर और इसीलिए पुलिहोरा पोड़ी को साउथ इंडियन किचन्स में बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। इनफैक्ट कई फैमिलीज में पुलिहोरा पोड़ी लड़कियों को दहेज में दी जाती है। ऑफ कोर्स सिर्फ पुलिहोरा पोड़ी ही नहीं दी जाती, सिल्क की साड़ियाँ भी दी जाती हैं, सोने के गहने भी दिए जाते हैं, जेवरात दिए जाते हैं, लेकिन उन सब के साथ पुलिहोरा पोड़ी की एक खूबसूरत पैकेजिंग भी होती है। इसके अलावा कई साउथ इंडियन फैमिलीज में जब मायके से ससुराल में कुछ मिठाई वगैरह आती है तो उसके साथ में पुलिहोरा पोड़ी का भी अक्सर एक पैकेट होता है या डब्बा होता है। ऐसे भी कई इंस्टेंसेस हैं जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में रहने वाली कई माताएं बहनें पुलिहोरा पोड़ी के डब्बे या पार्सल्स अमेरिका और यूरोप में रहने वाली अपनी बेटियों के पास 8, 10, 12, 15 हज़ार किलोमीटर दूर रहने वाली बेटियों के पास भी रेगुलर भिजवाती हैं। और इस प्रोसेस से दो चीज़ें साफ होती हैं। पहली तो ये है कि हमारे देश की माताएं बहनें अपनी बेटियों से कितना प्रेम करती हैं और दूसरा ये है कि पुलिहोरा पोड़ी का उनके किचन में कितना महत्व है। और ऑफ कोर्स जो लोग अपने घर में ही पुलिहोरा पोड़ी नहीं बना पाते वो बाजार से रेडीमेड पोड़ी खरीदते हैं
जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ। लेकिन घुमा फिराकर बात यही है कि यदि किसी किचन में पुलिहोरा पोड़ी या पुलिहोरा पाउडर तैयार है तो उसके बाद पुलिहोरा या पुलियोगरे को बनाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता। थोड़ा सा तेल लीजिए, उसमें थोड़ी सी राई वगैरह फ्राई कीजिए, कुछ कड़ी पत्ता, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, कुछ उड़द दाल, चना दाल को हल्का स्टर फ्राई करने के बाद आप पुलिहोरा पोड़ी उसमें छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपने जो वाइट राइस अलग से किसी कुकर में या किसी अन्य राइस कुकिंग पॉट में बनाया हो, उबाला हो, उसे इसके साथ मिला दीजिए और आपका टैमरिंड राइस तैयार। ऑफ कोर्स टैमरिंड को भी मिलाना ज़रूरी है। और ये ईज़ ऑफ कुकिंग पुलिहोरा की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण है। और दूसरा कारण है इस डिश का ट्रैवल फ्रेंडली होना। ये डिश लंबे समय तक खराब नहीं होती। इनफैक्ट पुलिहोरा एक दिन के सफ़र के बाद खराब तो खैर नहीं ही होती, बल्कि कई केसेस में उसका टेस्ट और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, वो फ्लेवर्स ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। हर चावल के दाने में इमली का कुछ खट्टापन और मीठापन और ब्लैक पेपर की बाइट, दोनों का एक दूसरे से एक बेहतरीन इंटरेक्शन होता है। दोनों एक दूसरे का अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं और आपको एक मल्टी डायमेंशनल फ्लेवर मुंह में महसूस होता है। और इन्हीं सब खूबियों की वजह से मैं भी इसका फ़ैन हूँ और इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने इसे बनाकर एक सर्विंग खाई। और उसे खाने के पीछे एक बड़ा कारण था कि मैं इसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को भी साथ ही साथ जाना और समझना चाहता था। और उस दिन पुलिहोरा की 200 ग्राम्स की एक सर्विंग को मैंने खाना शुरू किया दोपहर को 1:22 पर, और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 68। और इसके लगभग 30 मिनट के बाद जो मैंने हाईएस्ट रीडिंग नोट की तो वो थी 155 या 155। और इस रीडिंग को देखकर मुझे कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यदि हम इस रेसिपी को ध्यान से देखें तो इसमें दरअसल वाइट राइस के अलावा और कुछ खास नहीं है। और मैंने इसे खाया था आलू के रायते के साथ, और उसमें भी दही के अलावा जो दूसरा इंग्रेडिएंट था वो था आलू, उबला हुआ आलू, बॉइल्ड पोटैटो। तो उसमें भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स ही मौजूद थे। तो कुल मिलाकर इस पूरी रेसिपी का, इस पूरे मील का जो प्रारूप था, जो बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर्किटेक्चर था, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ही था। और इसीलिए इस तरह का उछाल आना, इस तरह का ब्लड ग्लूकोज जंप आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। और यही बात ध्यान देने की है। कई बार हमें लगता है कि यदि हम कोई ट्रेडिशनल रेसिपी खाते हैं, यदि कोई रीजनल रेसिपी खाते हैं, तो वो मेन स्ट्रीम रेसिपी से बेहतर होती है शायद। तो शायद वो हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी होगी, या हमारे डायबिटीज़ की बीमारी के लिए बेहतर होगी। और हमारी इसी सोच को एक्सप्लॉइट करने के लिए कई कमर्शियल मैन्युफैक्चरर्स अपने फूड प्रोडक्ट्स में नाम मात्र के लिए मिलेट्स या कोई ट्रेडिशनल फूड इंग्रेडिएंट जोड़ देते हैं, जिससे कि उसकी सेल बढ़ सके। लेकिन सच तो यह है कि ट्रेडिशनल रेसिपी और मेन स्ट्रीम रेसिपीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। कॉमन डिशेज़ में या एक्जॉटिक डिशेज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क होता है सिर्फ उनके मैक्रोन्यूट्रिएंट कंपोजिशन में, फ़र्क होता है उनके इंग्रेडिएंट्स में, क्या उसमें मिलाया गया है। और इसीलिए यदि कोई व्यक्ति टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ से परेशान है, या यदि कोई व्यक्ति अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति अपना वज़न कम करना चाहता है, मॉर्बिड ओबेसिटी से छुटकारा पाना चाहता है, तो इस तरह के व्यक्ति को ट्रेडिशनल रेसिपीज़ पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी ट्रेडिशनल रेसिपी में कार्बोहाइड्रेट्स भरे हुए हैं तो उससे आपके ब्लड ग्लूकोज पर उल्टा प्रभाव पड़ने वाला ही है, भले ही वो ट्रेडिशनल रेसिपी हो, रीजनल रेसिपी हो, या इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़माने की रेसिपी हो। और इस रेसिपी ने ब्लड ग्लूकोज पर इतना बड़ा प्रभाव इसीलिए डाला क्योंकि इसमें वाइट राइस या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कुछ खास नहीं था। आज से 200 साल पहले जब कर्नाटक के किसी गांव में पुलिहोरा बनाया जाता होगा तो वो अक्सर हैंड पाउंडेड राइस से बनाया जाता होगा, जिसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर हुआ करता था। लेकिन आज इंडस्ट्रियल मिलिंग, पॉलिशिंग, प्रोसेसिंग की वजह से हमारे चावल से सारे फाइबर और ब्रैन को अलग कर दिया जाता है, और उसके बाद जो एंडोस्पर्म बचता है वही हमें वाइट राइस के नाम से बेच दिया जाता है। और इसीलिए इस तरह का चावल खाने से हमारे ब्लड ग्लूकोज पर इस तरह का प्रभाव ही हो सकता है।
तो इस नतीजे को, इस रिजल्ट को देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं कि टाइप 1 या टाइप 2 या जेस्टेशनल डायबिटीज के मरीजों को पुल्ली होरा का कंजम्पशन रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में करना चाहिए। उसी तरह से ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा है, जो ओबेसिटी या मॉर्बिड ओबेसिटी की वजह से परेशान हैं, उन्हें भी पुल्ली होरा का कंजम्पशन थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में कहता हूं कि कई फूड प्रोडक्ट्स के साथ हमारा भावनात्मक संबंध होता है, फैमिली कनेक्शन होता है, इमोशनल कनेक्ट होता है, सोशल कनेक्ट होता है। कई बार हम किसी फूड प्रोडक्ट के खतरों को जानने समझने के बावजूद भी उसे किसी भावनात्मक संबंध के चलते उसका कंजम्पशन बंद नहीं कर पाते। तो यदि आपका पुल्ली होरा के साथ इस तरह का कोई इमोशनल कनेक्ट है तो उसके लिए मैं आपको दोष नहीं दूंगा। मेरा भी कई फूड प्रोडक्ट्स के साथ भावनात्मक संबंध है और उन्हें मैं जानते बूझते हुए भी खाना नहीं बंद कर पाता। तो यदि किसी भावनात्मक संबंध की वजह से आप अगली बार पुल्ली होरा खाने वाले हों तो उसके ब्लड ग्लूकोज पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए आप मेरी ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट का जिक्र मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में अलग अलग जगह पर कर चुका हूं, लेकिन यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो यहां इसके बारे में एक बार फिर से बात की जा सकती है। इस टूल किट में पुल्ली होरा के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका है कि पुल्ली होरा को जिस लंच या डिनर पर खाएं, और ये कोई कहने की बात नहीं है क्योंकि पुल्ली होरा को जनरली लंच या डिनर पर ही खाया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस लंच या डिनर या उस मील में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर हो। कोशिश करें कि उस मील में काफ़ी मात्रा में छिलके वाली दाल हो या सब्जियां हों। ऐसा करने से दालों में पाए जाने वाला प्रोटीन और सब्जियों में पाए जाने वाला फाइबर पुल्ली होरा के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा। दूसरा तरीका है, पुल्ली होरा बनाने के लिए व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस या रेड राइस या ब्लैक राइस का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से ब्राउन राइस या रेड राइस या ब्लैक राइस में पाए जाने वाला फाइबर पुल्ली होरा के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक संभाल लेगा, कम कर देगा। मैंने ऑलरेडी रेड राइस के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप नरिशिंग काका चैनल पर देख सकते हैं। और यदि आप उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेड राइस या इस तरह की कलर्ड राइस का ब्लड ग्लूकोज पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कंपेयर टू व्हाइट राइस। तीसरा तरीका है कि पुल्ली होरा खाने से पहले 1 कप फ्लैक्सीड टी या 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून सीलियम हस्क मिलाकर पी लें और उसके बाद में पुल्ली होरा खाएं। ऐसा करने से फ्लैक्सीड या सीलियम हस्क में पाए जाने वाला फाइबर पुल्ली होरा के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा। चौथा तरीका है कि पुल्ली होरा खाने से 5-10 मिनट पहले 1 या 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें और फिर बाद में पुल्ली होरा की वो सर्विंग खाएं जो आप खाने वाले हैं। ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने का 5वां तरीका है, पुल्ली होरा को खाने के तुरंत बाद आधा घंटा पैदल चलें। यदि आपके पास आधा घंटा समय नहीं है तो 15-20 मिनट चलें। इस तरह से पैदल चलने से या कोई माइल्ड एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स में होने वाले मूवमेंट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यही कुछ तरीके मैं खुद अपनी लाइफ में भी एम्प्लॉय करता हूँ, डेली बेसिस पर करता हूँ, और इन्हीं की वजह से मेरी ब्लड ग्लूकोज लेवल और मेरा वज़न दोनों ही एक पर्टिकुलर सेफ रेंज में रहते हैं। और जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि यदि मुझ जैसा एक साधारण व्यक्ति इस तरह की सफलता प्राप्त कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से अपने आप को बचाने की और टाइम टू टाइम ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल करते रहने की।